अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को लेसन लातखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। अच्छा, लेक्चर नंबर 13 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ थ्रेड है, तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। अच्छा, वी विल इम्प्लीमेंट ऑन यूज़र कर्नल लेवल, ठीक है। तो थ्रेड्स का मैंने आपको प्रीवियस एलिब्रेट कर दिया है। तो उसके बाद है कि थ्रेड है, सोलर्स, ये चीज़ें जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से करनी है कि इसकी लाइब्रेरीज थ्रेड के अंदर कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, ठीक है। मैक्सी वगैरह कर्नल थ्रेड होता है, इसके अंदर हम यूज़र लेवल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। और इनकी जो डायरेक्टली सपोर्टिव द ऑपरेटिंग सिस्टम को ये डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं कर्नल जो थ्रेड्स हैं। विंडो NT है, विंडो 2000 है, ठीक है। सोलरस BE ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू 64 यूनिक्स है। ये चीज़ें आप याद रखें। मल्टी थ्रेड मॉडल्स कौन से होते हैं, मैनी टू वन होते हैं। मैनी टू वन मीन दैट इसके अंदर वन कर्नल जो है कि सपोर्ट करता है मैनी यूज़र थ्रेड को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैनी टू वन। वन टू वन है, दिस मॉडल प्रोवाइड अ ट्रू कंकरेंसी होती है। देयर इज कर्नल थ्रेड फॉर एवरी यूजर थ्रेड टू शो एंड डज नॉट ब्लॉक व्हेन नॉट थ्रेड मेक्स अ सिस्टम कॉल। तो इसमें हमारे पास थ्रेड में एग्जांपल कौन सी होती है, थ्रेड और विंडो NT या विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम 2 का यूज़ करते हैं। मैनी टू वन इसके अंदर क्या करते हैं कि इसके मल्टीपल हमारे पास इसके अंदर यूज़र इंक्लूड होते हैं और वन कर्नल होता है, ठीक है। एक कर्नल मल्टीपल यूज़र को जो है ना सपोर्ट कर रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास LWP होता है। LWP स्टैंड फॉर लाइट वेट प्रोसेसर। इसको अनदर नेम कौन सा होता है, ये थ्रेड होता है, ठीक है। ये भी आपने इसको उसके याद से रखना है। API जो थ्रेड होता है, इसका काम होता है कि क्रिएशन करना, स्केड्यूल करना और सिंक्रोनाइजेशन करना, ये API का काम होता है। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा है जी, एजन है। और एजन इनवैलिड है और एजन मेमोरी है। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ, एजन क्या होता है। एजन मीन दैट कि जितने भी हमारे पास टोटल नंबर मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये जो होता है ये वापस आ जाता है। एजन वैलिड मीन कि इनवैलिड होने पर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी इनवैलिड वैल्यू आ जाती है तो ये रिटर्न हो जाता है। एजन मेमोरी होती है। एजन मेमोरी मीन दैट थ्रेड वापस आ जाएगा अगर हमारे पास मेमोरी कंप्लीट नहीं होती। मीन दैट मेमोरी अगर स्पेस नहीं अवेलेबल तो ये वापस आ जाएगा। यू कैन डू एरर हैंडल बाय इंक्लूडिंग error.h। error.h के जरिए हम एरर को हैंडल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। थ्रेड को मॉडिफाई करने के लिए ATTR का यूज़ करते हैं। ये आपके ना प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थ्रेड फंक्शन के लिए, ठीक है, रूटीन का होता है। आर्गूमेंट के लिए ARG होता है। टर्मिनेट के लिए p थ्रेड स्लैश, ये हम इसका एग्जीक्यूशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, p थ्रेड एग्जिट के लिए हम जो है ना ये थ्रेड का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे ये एग्जिट था, ये थोड़ा सा ना यहाँ से ब्लर हो गया इसलिए नहीं आ रहा क्लियर, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में क्या है कि बेसिक कंसेप्ट हैं इसके। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन दैट के मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मल्टीपल प्रोसेस हैं विद इन जो ना टाइम, जो ऑन टाइम या सिमिल्टेनियसली हम इनको जो है ना जो कि एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इसमें CPU की जो यूटिलाइजेशन होती है वो फास्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसकी मैंने आपको प्रीवियस भी एक्सप्लेन किया। CPU स्केड्यूल होता है, ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूल है। मैंने आपको प्रीवियस बता दी थी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं। डिस्पैचर क्या होता है, डिस्पैचर में क्या होता है कि CPU को ये हम कंट्रोल करते हैं और करंट प्रोसेस से लेकर शॉर्ट टर्म तक जो है ना जो स्केड्यूलिंग होती है उनको सेलेक्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इसमें डिस्पैचर कहलाता है। अच्छा, स्विचिंग द कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके बाद स्विचिंग टू द यूज़र मोड होता है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन यूज़र प्रोग्राम टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम होता है, ये करवाता है। डिस्पैचर लेटेंसी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक डिस्पैचर को स्टॉप करना और दूसरी डिस्पैचर को रन करने तक उसके दरमियान जितना भी वक्त हमारा लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, ये हमारे पास जो डिले होगा वो डिस्पैच लेटेंसी कराता है। लेटेंसी मीन दैट कि उसकी डिले जिसको बोलते हैं। अच्छा, CPU स्केड्यूलिंग के ये इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है। ये जस्ट आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन अ प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू द राइटिंग स्टेट। जब प्रोसेस जो है स्विच होता है रनिंग स्टेट से राइटिंग स्टेट तक, या सेकंड होता है कि व्हेन प्रोसेस स्विच फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। अब क्या है कि जब प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट तक होता है तो 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्रोसेस स्विच फ्रॉम वेटिंग टाइम स्टेट टू रेडी स्टेट, वेटिंग से रेडी स्टेट तक होता है, ये हमारे 3 पॉइंट है। और व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, ये हमारे पास कराते हैं। ये CPU शेड्यूलिंग के प्रोसेसेस के नाम। आगे एग्जांपल है कंप्लीशन ऑफ इनपुट ऑर्डर वाइज से इंटरप्शन अकर हो जाती है इसके अंदर, जो कि कंप्लीटेड हो जाता है टास्क हमारा। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जब प्रोसेस P1 प्रोसेस हो रहा है, इसी दौरान P2 प्रोसेस आ गया है तो इसमें P1 इसी तरह प्रोसेस करेगा, मुकम्मल होने की सूरत के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा।
नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है और दूसरा जो प्रोसेस आना चाह रहा है, तो दूसरा प्रोसेस उस वक्त तक उसके अंदर नहीं आ सकता जब तक P1 अपना टास्क परफॉर्म ना कर ले। ठीक है, P1 अपना टास्क परफॉर्म करेगा, देन P2 अलाउ करेगा कि P2 अब आ जाए। ठीक है, ये नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, P1 प्रोसेस और P2 आ गया तो P2 की प्रायोरिटी अगर ज़्यादा है तो P1 छोड़कर P2 को पहले प्रोसेस करेगा। ये नॉन प्रिमिटिव के अपोजिट है। प्रिमिटिव ये है कि अगर प्रोसेस वन मेरे एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है, उसकी कंपाइलेशन हो रही है, तो उसी के इन दरमियान ही P2 प्रोसेस आ गया। अब इसके क्या है कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और ये एग्जीक्यूशन होना चाह रहा है उसी दौरान, तो P1 क्या करेगा, टेम्परेरी वो बिज़ी हो जाएगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो पहले P2 को एग्जीक्यूट करेगा, तो जब एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी P2 की, देन P1 को अलाउ करेगा कि आप अब अपना टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर स्केजुलिंग क्राइटेरिया होता है, इसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन होती है, थ्रूपुट होती है। थ्रूपुट मीन दैट के नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड अवर टाइम पर टाइम होता है। ये जस्ट ना ये प्रैक्टिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट साइंस की, ठीक है, चीज़ें। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम है और वेटिंग टाइम है, रिस्पांस टाइम है। ये ना चीज़ें ये आपने नेम इसके याद रखने हैं और इसको ये प्रैक्टिकल के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके फार्मूले हैं। ये फार्मूले मैंने ना प्रैक्टिकल की एक फाइनल वीडियो बनाई है, अगर आप वो कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपके A+ ग्रेड उसमें आ जाएंगे ईजिली। ठीक है, ये उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्केजुअलिंग एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव कौन से हैं और प्रिमिटिव कौन से हैं। फास्ट इन फास्ट आउट, ये हमारे पास कोर्स एनपी स्टैंड फॉर, ये मैं लिखा है नॉन प्रिमिटिव है, और पी स्टैंड फॉर प्रिमिटिव है। शॉर्ट SGF शॉर्ट या फास्ट है, ये नॉन प्रिमिटिव। SRTF जो है कि शॉर्टेस्ट मीनिंग टाइम फास्ट, ये क्या प्रिमिटिव है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या है, ये प्रिमिटिव है। राउंड रॉबिन ये प्रिमिटिव है। मल्टी लेवल स्केजुलिंग नॉन प्रिमिटिव है। तो ये इस तरह, ठीक है। ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि एक एमसीक्यूज़ आपके पास आएगा कि फीफो क्या है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, या नन ऑफ दीज है, तो आपको बताना है कि ये नॉन प्रिमिटिव। ये चीज़ें आप याद रख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ठीक है, नहीं सॉरी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब ये एल्गोरिदम विल फोकस ऑन अराइवल टाइम, ये हमारे पास किसके ऊपर करता है, अराइवल टाइम के ऊपर करता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब मेरे पास ये प्रोसेस है P1 P2 P2, ये बस टाइम है 24 3, ये 3 है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो प्रोसेस हो गए इन सब को क्या करना है, अकामुलेट कर लूँगा। पहले क्या करूँगा, 0 + 24 + 3 करूँगा, 0 + 24 करूँगा, फिर उसमें 24 में 3 ऐड करूँगा, क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। और इसमें हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो डिवाइडेड 3 कर दूँगा, ये हमारे पास 70 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये P1 को 24 है, P2 मेरे पास क्या है, ये 24 है। P1 मेरे पास 0 से स्टार्ट करेंगे, P2 मेरे पास 24 है, P3 मेरे पास 27 के साथ 24 में 3 ऐड करेंगे, 27 बन, इस तरह हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगले भी हमने सेम एज इसी तरह निकाल लेना, आपको पता होना चाहिए हमने इस तरह किस तरह करना है। सही है। अच्छा, P1 मीन दैट के प्रोसेस कंप्लीट 1 टाइम होगा, ये वेट नहीं करेगा, इसलिए P1 0 से नीचे लाए। P2 4 है, क्योंकि वी विल वेट एज लॉन्ग एज P1 प्रोसेस विल नॉट फाइनलाइज, ये P2 उस वक्त तक वेट करके जब तक P1 फाइनलाइज नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। P3 जब तक P2 काम अपने मुकम्मल नहीं कर लेगा उस वक्त तक P3 जो है कि नहीं आ सकता। ये आपको यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये कन्वो इफेक्ट क्या होता है, कन्वो इफेक्ट मीन दैट अगर आप शॉर्ट या लॉन्ग प्रोसेस बिहाइंड है, सीपीयू के पास रेडी क्यू के पास बैठ के इंतज़ार कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल जो है ना उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसका टू द पॉइंट मतलब ये है कि अगर आपका जो जो है लॉन्ग प्रोसेस है या शॉर्ट प्रोसेस के बिहाइंड जो प्रोसेस पड़े हुए हैं, तो और सीपीयू के पास बैठे हुए हैं रेडी क्यू के लिए कि तैयार बैठे हैं कि हमने भी एग्जीक्यूशन करवाना है, तो जो उसके पास बैठे होंगे करीब होंगे तो हम क्या करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको भी एग्जीक्यूट साथ करवा लेंगे। लेक्चर नंबर 15 है, इसका है कि SBFS ये क्या है, प्रिमिटिव है, ये मैंने साथ लिख भी दिया, P स्टैंड फॉर प्रिमिटिव होता है। अच्छा, ये क्या होता है, ये क्या कहता है, एक तो बर्स्ट टाइम के ऊपर फोकस करता है और ये अराइवल टाइम पे नहीं फोकस। ये वो कौन सा अराइवल टाइम पे फोकस करता था, वो फीफो करता था जो प्रीवियस आने पड़ा है। ये बर्स्ट टाइम पे इस्तेमाल होगा, सेंड करेगा और फिर अपना काम मुकम्मल कर ले। अब मेरे पास ये देखें, प्रिमिटिव SJF स्केजुलिंग समटाइम का शॉर्टेस्ट मीनिंग टाइम फर्स्ट स्केजुलिंग भी कराते हैं, इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी ये वाला। अच्छा, अब मेरे पास प्रोसेस है, ये अराइवल टाइम और ब्रेस्ट टाइम है। मैंने आपको क्या बताया है कि हम इसमें अराइवल टाइम के ऊपर फोकस नहीं करना, जस्ट हमने फोकस करना है ब्रेस्ट टाइम के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको प्रोसेस को क्या करना है, बर्स्ट टाइम के ऊपर फोकस करवाना है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या हमारे पास इसकी अब वैल्यू हम देखते हैं। अब ये मैं देखता हूँ, आपको एक इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छी सी फिगरेशन हो जाए। तो इस तरह करना है। अब अगर हमने एवरी टाइम फाइंड करना होता है इसका, हम क्या कहते हैं, उनको
जो है ना ये हमारे कितनी वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यू को हमने क्या किया प्लस किया, तो उतनी वैल्यू से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, हमने से 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 12 होता है, 12 डिवाइडेड 4 4 12 डिवाइडेड 4 आएगा। तो हम जब इसको 4 1 ज़र 4 4 3 टाइम्स 12 होता है तो ये 3 टाइम यूनिट आ जाएगा। अच्छा, प्रायोरिटी इसका प्रायोरिटी का मतलब होता है ये प्रायोरिटी देता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के पहले उनको करेगा, उसके बाद जो है ना लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को फाइनलाइज करेगा प्रोसेस में। हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस विल फाइनलाइज फर्स्ट। ठीक है, और ये क्या करता है कि इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर करता है। ओके, अच्छा, अब इसमें अंदर क्या हमारे पास आता है कि इनडेफिनिट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन क्या होती है। ये आपको आने चाहिए स्टारवेशन। आपका प्रोसेस रेडी स्टेट में काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है, सीपीयू अगर उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा या एंटरटेन नहीं कर रहा तो बहुत टाइम से वो इंतजार करके थक गया है तो सीपीयू ने उसे लिफ्ट ही नहीं करवाए। अच्छा, स्टारवेशन में ये होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में लगी हुई है काफ़ी टाइम से, मैं मीन दैट कि वो अभी वेटिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो रहे हैं और बाकी कुछ वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि सीपीयू कब फ्री होगा हमारे, फिर हमारी बारी आएगी हम एग्जीक्यूशन करवा सकें। लेकिन आप देखें कि अगर सीपीयू उनको लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, उनके एग्जीक्यूशन नहीं करवा रहा, तो वो वहाँ पे बैठे बैठे क्या हो रहे हैं, मीन दैट कि बंदा बैठे बैठे बोर ही हो जाता है, थक जाता है। तो फिर क्या होगा कि सीपीयू उनको लिफ्ट ही नहीं करवाएगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो ये चीज़ हम स्टारवेशन में करते हैं, मीन दैट सीपीयू उनको इग्नोर कर देते हैं। एजन क्या होता है, ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ स्टारवेशन होता है, ये सोल्यूशन ऑफ इनडेफिनिट ब्लॉकिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वेटिंग में जितनी भी प्रोसेस उसकी प्रायोरिटी में तब्दील कर देते हैं, और कम प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को आस्ते आस्ते हाई प्रायोरिटी मिल जाएगी, उनके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि हाई प्रायोरिटी वाले को भी हमने एग्जीक्यूट कराना है, लो प्रायोरिटी वाले को, लाइक जो बिजी में है। अब मेरे पास कुछ जो ना हाई प्रायोरिटी वाले पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कुछ रेडी क्यू में लगे हुए वो लो प्रायोरिटी में। अब क्या होगा कि हम उसमें से कुछ को लो प्रायोरिटी वाले को कुछ टाइम के लिए हाई प्रायोरिटी में कन्वर्ट करके क्योंकि हमने उनको भी तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट कराना है, उनको हाई प्रायोरिटी में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम उनको भी एग्जीक्यूट करवा सकें। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह जो हम हाई प्रायोरिटी वाले को भी एग्जीक्यूट करवा देंगे, लो प्रायोरिटी वाले को भी एग्जीक्यूट करवा देंगे, इसको बोलते हैं एजेंट। ठीक है, ये सोल्यूशन ऑफ स्टारवेशन होता है या इंडेफिनिट ब्लॉक होता है। अच्छा, लेक्चर नंबर 16 है, इसमें हमारे पास है कि वाई इज SGF ऑप्टिमल, ऑप्टिमल क्यों है। ठीक, एक तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी, ये आपने खुद पढ़ लेनी है अच्छी तरह से, मैं आपको डेफिनेशन करवा देता हूँ। SGF इज एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम बिकॉज इट डिक्रीज द वेट टाइम फॉर शॉर्ट प्रोसेस मच मोर देन इट इंक्रीज द वेट टाइम फॉर लॉन्ग प्रोसेसेस। ये जो शॉर्ट प्रोसेस होंगे ना, इनके जो टाइम्स होगा इनको डिक्रीज़ कर देगा, और लॉन्ग प्रोसेस जो होंगे उनके टाइम को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो ये इसलिए ऑप्टिमल है। ठीक है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे पास क्वांटम टाइम के ऊपर फोकस करता है। राउंड रॉबिन और स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग, ये टाइम शेयरिंग के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया सिस्टम को। स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कॉल, इसको क्या कहते हैं, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, टाइम क्वांटम कहते हैं या टाइम स्लाइस भी कहते हैं। दी रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज सर्कुलर क्यू होता है, और उसके बाद क्यू एलोकेटिंग द सीपीयू टू ईच प्रोसेस फॉर टाइम टर्नर अप्स टू 1 जो है ना टाइम क्वांटम होता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि टाइम क्वांटम के ऊपर ये राउंड रॉबिन फोकस करता है। अच्छा, राउंड रॉबिन के आगे ये है कि द परफॉर्मेंस ऑफ आर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम डिपेंड हैवली ऑन द साइज ऑफ टाइम क्वांटम। ये क्या किसके ऊपर रिलाई करता है, ये टाइम क्वांटम की साइज़ के ऊपर रिलाई करता है, लाइक डिपेंड करता है। अगर टाइम क्वांटम जो कि वो लार्ज होता है, लाइक इन्फिनिटिव होता है, तो देन जो कि राउंड रॉबिन की पॉलिसी के मुताबिक जो है ना ये जो कि रिमेन रहेगा, सेम उसी तरह रहेगा, उसके अंदर कोई भी नहीं आएगा, जिस तरह की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी होती है। ठीक है, अगर क्वांटम की जो टाइम है, क्वांटम है, वो अगर उसका जो साइज़ वो स्मॉल होता है, ठीक है, देन क्या होगा कि इसकी जो अप्रोचेज होगी उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर शेयरिंग होते हैं। ठीक है, अगर लार्ज होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि रिमेन सेम रहेगा, और वो कौन सी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेगा, जिस तरह FCFS की होती है। अगर वो स्मॉल होता है तो देन क्या होगा, प्रोसेसर शेयरिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद टर्न अराउंड टाइम आप अंडर राउंड रॉबिन इज आल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द टाइम क्वांटम, ये किसके ऊपर करता है, ये टाइम क्वांटम की साइज के ऊपर रिलाई करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल, मैं आपको करवा देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन नहीं है। प्रोसेस है ये ब्रश टाइम है, ठीक है, 53 13 13 है, फिर P2 है 17 है, मीन 17 P3 68 48 तो इस तरह हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये देखें मैं आपको यहाँ से करवा देता हूँ। अब देखें ये प्रोसेस है और ब्रश टाइम है, ये मेरे पास प्रोसेस है और मेरे पास आगे नेक्स्ट कौन सा है, ये ब्रश टाइम है। अब देखते हैं इसको किस तरह हमने हल करना है।
अच्छा, आप इसको छोड़ें ना, मैं आपको ये एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, वेटिंग टाइम को फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि वेटिंग टाइम हमने फाइंड करना है, उसका क्या फार्मूला होता है। वेटिंग टाइम का फार्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम होता है, ठीक है। अब तो मेरे पास क्या है, टर्न अराउंड टाइम मुझे मिला हुआ है, टर्न अराउंड टाइम डेफिनेटली मुझे मिला। अब मेरे पास ब्रस्ट टाइम कौन सा है, मुझे पता है ब्रस्ट टाइम। अच्छा ये देखो यार, ठीक 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 ठीक, इसको नहीं छोड़ना, ये भी लेके चलना है। मेरे पास ब्रस्ट टाइम ये है। अब मैं क्या करूँगा कि टर्न अराउंड टाइम में से ये इस ब्रस्ट टाइम को मैंने जो है ना माइनस करना है। अच्छा, अब मेरे पास ये 134, अब मेरे पास क्या है, टर्न अराउंड टाइम मेरे पास क्या है, 134 है, 134 है। अब जब इन दोनों को इनमें से क्या है कि ब्रस्ट टाइम मेरे पास क्या है, ये 53 बनेगा, ये 53 को मैं जब माइनस करूँगा ये 81 आएगा। अब मेरे पास टर्न अराउंड 37 है, ये टर्न अराउंड 37 है, माइनस ब्रस्ट टाइम क्या है, ये 17 है। तो इसको 17 करूँगा तो ये मेरे पास 20 आ जाएगा। इस तरह 162 माइनस 68 करूँगा तो ये मेरे पास क्या है, 94 बन गया। और 121 माइनस 24 करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये 97 बन जाएगा। तो इस तरह हम इसका वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग क्या होता है, ये कहता है बिटवीन फोरग्राउंड और इंटरेक्टिव। फोरग्राउंड को हम इंटरेक्टिव कहते हैं, सिक्यूज क्लास इंपॉर्टेंट, और बैकग्राउंड को हम जो कि बैच प्रोसेसर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मल्टी क्यू स्केड्यूलर एल्गोरिथम क्या होता है, इज डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स ऑफ रेडी क्यू। ये इसके जो ना रेडी क्यू ये हमारे पास है, ये रेडी क्यू है, ठीक है। इनको जो है हमने सेवरल पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास मल्टी लेवल स्केड्यूलिंग कराता है। अच्छा, लेक्चर नंबर 17 है कि इसमें हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू सिखाएंगे। इट्स अलाउ टू प्रोसेस बिटवीन द क्यू। मल्टी लेवल क्यू सिखाएंगे, अलाउ टू प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यू। ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने प्रोसेस को क्यू के बिटवीन जो है ना हम प्रोसेस करवा सकें। इफ़ अ प्रोसेस यूजेस अ मच सीपीयू इट विल मूव टू लोअर प्रायोरिटी। अगर ये क्या कहता है कि सीपीयू ज़्यादा टाइम लेता है, सीपीयू मच ज़्यादा टाइम लेता है, तो क्या करेगा, ये लोअर प्रायोरिटी की तरफ जो है ना मूव आना हो जाते हैं। और इसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि दिस फ्रॉम एन एजेंट प्रिवेंट स्टारवेशन। ये क्या कहता है कि स्टारवेशन को प्रिवेंट भी करता है। इसका असल काम क्या होता है, इसका असल काम होता है कि स्टारवेशन को कम करना, प्रायोरिटी वाली जो होती है ना वो वेट ना करें ताकि हाई प्रायोरिटी जो है ना उनको दी जा सके, ठीक है। ये चीज़ होती है इसके मल्टी लेवल फीडबैक के अंदर। तो मैं सिंपली आपको अगेन बता देता हूँ। इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो स्टारवेशन होती है ना उसको प्रिवेंट करना। स्टारवेशन क्या होती है कि उसके अंदर जो है ना लो प्रायोरिटी वाले जो हैं अगर उसमें वेटिंग में आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें वो एंटरटेन नहीं करवाता। इसमें एक तो स्टारवेशन को कम करना होता है, लाइक लो प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर, उनको किस तरह करवाना है, लो प्रायोरिटी वाले को कुछ टाइम के लिए हाई प्रायोरिटी देकर उनको भी साथ एग्जीक्यूट करना है, साथ ही हाई प्रायोरिटी वाले को करवाना, कोई रह ना जाए, सबको करवाना होता है, ठीक है। अच्छा, यूनिक्स सिस्टम और स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है, कर्नल ग्रुप होता है, यूजर ग्रुप होता है। पर्टिकुलर इन द कर्नल ग्रुप आर डिजाइन अ मैनर टू मिनिमाइज बॉटलनेक्स होता है। ये देख लेना, ये जस्ट पॉइंट्स आपने एक दफ़ा अच्छी तरह निकाल लेने हैं। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट्स है प्रैक्टिकल के लिहाज से भी और वैसे जो है ना जो क्वेश्चन भी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी का क्या फार्मूला होता है, ये आपने जो है ना याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट्स है। अच्छा, एल्गोरिथम एवोल्यूशन होते हैं, इट्स आवर मेन मोटिव टू यूटिलाइज CPU यूटिलाइज ऑफ द मेमोरी मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि हमारे पास CPU की यूटिलाइजेशन होती है, उसको मैक्सिमाइज कीजिए जाकर हमारे टास्क जो है ना जो कि रैपिडली जो परफॉर्म हो सके, ठीक है। मैक्सिमाइज थ्रूपुट होती है, उसकी थ्रूपुट को भी जो है ना मैक्सिमाइज किया जाता है। और इसका अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 923055868956 पर व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट्स मिल जाएंगी, फाइल्स भी और मटेरियल भी, राइट। डिटर्मिस्टिक मॉडल होता है टाइप है, ये एनालिटिक एवोल्यूशन की जो है ना ये है टाइप्स है। और क्विंग मॉडल होता है कि इसको हम बोलते हैं क्विंग नेटवर्क एनालिसिस भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एवरी वेटिंग टाइम होता है, ये लेमडा जो होता है ये एवरेज अराइवल होता है न्यू प्रोसेसर के लिए, और इसका एन इज इक्वल टू लेमडा इंटू डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसको लिटर फार्मूला भी कहते हैं, विच बेसिस ऑफ क्यूइंग थ्योरी होती है ये वाली, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अच्छा, लेक्चर नंबर 18 एंड 19 ये मिक्सअप है, ये 18 हाफ हम कर लेंगे और 19 इंशाल्लाह हम जो है फाइनल टाइम की मैंने वीडियो अपलोड की है वो आपने देख लेनी है फाइनल टाइम के लिए, ठीक है। अच्छा, रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन में जब मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस सेम डाटा क्या होता है उसको जो है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करना, अपडेशन करना, एडिट करना, डिलीट करना, रिमूव करना, तो यहाँ पर जो है ना रेस कंडीशन जो है ना अक्कर हो जाती है, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि क्रिटिकल सोल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं कि मल्टीपल प्रोसेस को एक कॉमन रिसोर्स, अगर मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास प्रोसेसेस हैं, अगर एक कॉमन सोर्स के थ्रू हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं लाइट डाटा हम मेमोरी, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो इस तरह जो है ना
के ज़रिए जो है कि हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेस कॉमन के थ्रू हम कर सकते हैं। क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं जब प्रोसेस कोड को एग्जीक्यूशन करना होता है, प्रोसेस को हम इजाज़त होती है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आए, अपना काम करे, पहले रिक्वेस्ट करे, फिर क्रिटिकल सेक्शन उसको अलाउ करेगा कि आप आ सकते हैं, अपने एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देन वो जो कि वो अपने एग्जीक्यूशन के आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन है कि पीस ऑफ कोड इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन विच द प्रोसेस में अपडेट शेयर डाटा वेरिएबल ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। सीरियलाइज एग्जीक्यूशन क्रिटिकल सेक्शन इन द कोऑपरेटिंग प्रोसेस, ये जैसा आपने देख लेने का अच्छी तरह से। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को मैं टू द पॉइंट बता देता हूँ कि जब मल्टी प्रोसेस जो है ना एक ही रिसोर्स कॉमन रिसोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास डाटा होता है बहुत ज़्यादा, हम एक तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीपल पर्सन, तो इसमें क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, उनको हल करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम जो है ना उनको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंट्री सेक्शन भी इनको कहते हैं। दिस सेक्शन ऑफ कोड इम्प्लीमेंट दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, और रिमेनिंग जो कोड होगा वो रिमाइंडर सेक्शन में कहलाएगा। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम किन वजह से आ सकता है, ये आपके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन में है, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स की कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। इसमें हम एट ए टाइम एक प्रोसेस अपना जो है ना एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस में अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा तो दूसरा प्रोसेस जो है ना वो आ जाता है, तो दूसरा प्रोसेस को एलोकेशन मिल जाती है, मीन दैट कि उसको अलाउ किया जाता है कि वो अपना आए काम करे, करके तो चला जाए, ठीक है। तो बाउंडेड वेटिंग में ये होता है, एक प्रोसेस अगर अपना काम कर रहा है तो दूसरा वेट कर रहा है, तो कुछ टाइम उसे भी अलाउ किया जाता है कि वो भी अपना आए काम करे तो चला जाए, ठीक है। इसमें मीन दैट के अगर कोई एग्जीक्यूशन के में लगा हुआ है तो दूसरा आ जाता है, तो दूसरे को भी जो ना अलाउ किया जाता है, ठीक है, कि वो भी आए कुछ टाइम के लिए अपना काम करे और चला जाए, ठीक, ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो वेट उसको ना करना पड़े, ठीक है। ये हमारे पास लेक्चर 18 है, ये हाफ हो गया, अब लेक्चर 19 अगस्त स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने फाइनल टाइम वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह फाइनल की भी आपको वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास मेन टाइम के लेक्चर थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपने फीडबैक भी देना है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।